बच्चों। तो हम लोग आज क्लास 11 का एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पुष्पी पौधों की शारीरिकी के बारे में बात करेंगे। मतलब ये है कि एंजियोस्पर्मिक जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है बॉडी का या प्लांट बॉडी का, उसमें क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये सिमिलरिटी है किसके जैसा में कि पुष्पी पौधों के आकारिकी वाला जो चैप्टर पढ़े थे हम लोग, तो उसमें हम लोग रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड के बारे में बात किए थे। लेकिन आज हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब आंतरिक रूप से वो कैसे दिखाई देती है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है। तो बेसिकली आज का जो क्लास है उसमें नीड से रिलेटेड तो नहीं है ये, है ना, क्योंकि ना नीड में इसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। लेकिन फिर भी उन टिश्यूओं को या ऊतक को जानना जरूरी है जो प्लांट के स्टार्टिंग स्टेज में आती है। ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से ऊतक आते हैं और क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखें, एनाटॉमी का मीनिंग क्या होता है। तो एनाटॉमी का मीनिंग है कि पौधों और अन्य जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। एनाटॉमी का मतलब यही है, क्योंकि हम पौधों के बारे में जब अब स्टडी करेंगे प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट का आंतरिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मतलब है ना, इंटरनली वो कैसे दिखती है, आंतरिक रूप से किससे बनी रहती है, क्या चीजें होती है प्लांट्स के अंदर में। जैसे हम लोग ह्यूमन्स एनाटॉमी में पढ़ते हैं तो ज्यादातर ह्यूमन्स के अंदर मसल्स एंड बोन्स है, उसी से पूरा बॉडी बना हुआ रहता है। तो मसल एंड बोन एनाटॉमी के अंतर्गत आती है ना। तो एनाटॉमी का सीधा सा मीनिंग है कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना या अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है। तो इसका हम लोग जानते हैं मीनिंग, है ना। देखें यहाँ से एनाटॉमी में क्या शुरू से कहाँ शुरू होता है, ये ऊतक से। ऊतक का मतलब टिश्यू। ठीक है। लेकिन है ना, कोई भी प्लांट हो चाहे एनिमल, है ना, प्लांट या एनिमल कोई भी चीज हो, इसका बेसिक यूनिट क्या रहता है पता है, सेल। और सेल ही ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाए हुए रहते हैं, टिश्यू बनाए हुए रहते हैं। क्योंकि प्लांट में कोई सेल अकेले नहीं रहता या यूनिसेलुलर प्लांट्स वगैरह होते नहीं है। कुछ एल्गी वगैरह को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोग क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं क्या, प्लांट, है ना, कुछ एल्गी बस को छोड़कर। तो कहीं ना कहीं इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो टिश्यू लेवल का होगा या टिश्यू से आगे लेवल के होंगे। तो इसमें कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं उसको हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब तक टिश्यू नहीं जानेंगे तब तक उसके बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहने वाले सेलों के बारे में हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं ऊतक के बारे में। देखो ऊतक क्या होती है, यह एक ऊतक कोशिकाओं का एक समूह होती है जो सामान्य उत्पत्ति और कार्य करता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो, है ना, ये कोई सेल है, ये क्या बनाया है, ग्रुप बनाया। ठीक है। तो इस ग्रुप में जो सेल, ये सेल जो काम करता होगा, जैसे मान लो ये क्या करता होगा, सिक्रीशन करता होगा, स्त्रवण। तो अपने ग्रुप में ऐसे सेलों को रखेगा जो पूरे लोग क्या करते होंगे, सिक्रीशन करते होंगे, उनको ही रखा होगा। भाई अपना ग्रुप बनाते हैं, जैसे स्कूल वगैरह में भी या कहीं पर भी जब ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप का मतलब क्या होता है कि अपने जैसे लोगों को रखना। तो ऊतक भी वही है कि सेल का ही ग्रुप होती है, लेकिन सेल के ग्रुप में ऐसे लोगों को रखेगी जिसका क्या होता है, उत्पत्ति लगभग क्या रहती है, समान रहती है। मतलब लगभग उत्पत्ति समान, और दूसरा उसके कार्य भी क्या रहते हैं, समान। उसी को ही मिलकर, उसी सबको मिलाकर हम क्या बोलेंगे, ऊतक बोलेंगे या ग्रुप ऑफ सेल बोलेंगे। तो ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाती है, फिर ऊतक कहलाती है, या बोल सकते हैं इसको क्या, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, सेल है, कोशिका, कोशिका से मिलकर क्या बनती है, ऊतक बनती है ना। दूसरा, कोशिका विभाजन की क्षमता के आधार पर पौधे के ऊतक दो समूह में होते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर एक चीज एक और जानना है कि ऊतक जो रहती है ना, ये क्या करती है, डिविजिंग ऑफ लेबर करती है, डिविजिंग, डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब ये होती है कि ऊतक जो रहती है ना, अपने कार्यों को विभाजित कर लेती है, अपने कार्यों को विभाजित करती है, कार्यों को विभाजित। लेबर का मतलब क्या होता है ना, काम करना, और विभाजित मतलब डिवीजन, विभाजित करती है, अपने कार्यों को क्या करके रखती है, ऊतक विभाजन करके रखती है। जाहिर सी बात है कि हम, है ना, देखेंगे कि सभी ऊतक कहीं एक ही प्रकार के कार्य करने लग जाएंगे, है ना, एक ही प्रकार के कार्य करेगा तो उसके अंदर में और भी जबकि कार्य करने की जरूरत पड़ेगी, फिर उसको कौन करेगा। तो कहीं ना कहीं एक ग्रुप बनाते हैं, अलग अलग ग्रुप, और अलग अलग ग्रुप मिलकर ही क्या करते हैं, कार्यों को संपन्न करते हैं, ताकि पूरी तरीके से प्लांट बॉडी या बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान जितने दिन तक रहता है वो पूरा सही तरीके से संपन्न हो पाए। इसीलिए क्या करते हैं इन लोग, अपने कार्यों को विभाजित करके रखते हैं, कौन, ऊतक। ठीक है। अब देखें यहाँ से ऊतक के प्रकार वगैरह को जानते हैं। तो उसका विभाजन की क्षमता के आधार पर पौधे में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है।
क्षमता के आधार पर मतलब कोशिका विभाजन की क्षमता मतलब एक में कोशिका विभाजन की क्षमता रहेगी और एक में ना धीरे धीरे क्या होते जाती है, वो खत्म होते जाती है ना। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें पूरी तरीके से खत्म हो गया, जब जरूरत पड़ती है जीवन में कभी तो वापस से आ सकती है। उसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रे डिफरेंशिएशन वाले में। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जिसके अंदर में विभाजन की क्षमता होती है उसको बोलते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक, और जिसके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती या नहीं होती क्या कुछ समय के लिए वो खत्म हो गई रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थायी ऊतक बोलते हैं। तो बताओ इसमें मेरिस्टेमेटिक वाले में विभाजन की क्षमता है कि नहीं है, तो है इसमें विभाजन की क्षमता। तो विभाजन की क्षमता होने या ना होने की वजह से है ना क्या होती है, दो प्रकार के क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। तो विभाजन की क्षमता मेरिस्टेमेटिक ऊतकों में होती है, जबकि स्थायी ऊतकों में नहीं हो जाती है ना, लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, इसके आगे और देखें, मेरिस्टेमेटिक ऊतक कैसे बनती है, मेरिस्टेम कौन होती है उसको भी जानते हैं। ये वे ऊतक है, ये वे ऊतक है जहां सक्रिय कोशिका विभाजन और वृद्धि होती है। देखो मेरिस्टेमेटिक रीजन के बारे में हम लोग मॉर्फोलॉजी में भी पढ़े हैं कि कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पर ऐसे ऊतक पाए जाते हैं जो क्या करती है, लगातार क्या करते रहती है, कोशिका को विभाजन करते रहती है। मतलब ये है कि हम लोग रूट के बारे में जब हम पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि रूट में तीन रीजन थी, एक मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगेशन और मेचुरेशन रीजन। तो मेचुरेशन रीजन वाले जितने भी सेल थे वो पूरी तरीके से मेच्योर हो गए थे, विभाजन की क्षमता उसमें खत्म हो गई थी। लेकिन मेरिस्टेमेटिक रीजन वाली जगह पे क्या थी, लगातार कोशिका है ना विभाजन कर रही थी, वृद्धि हो रही थी, है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मेरिस्टेमेटिक ऊतक, या इसको हम बोलते हैं हिंदी में विभज्योतक ऊतक बोलते हैं, क्योंकि विभाजन की क्षमता होती है इसमें। इसीलिए स्थिति के आधार पर मेरिस्टेम तीन प्रकार के होते हैं। स्थिति मतलब प्लांट में उसका लोकेशन क्या है उसके आधार पर, है ना। और हम पहले भी पढ़े हुए हैं कि जब भी सीड जर्मिनेट होती है तो सीड जर्मिनेशन के शुरुआती स्टेज में जो मेरिस्टेम होते हैं, मतलब जो यहाँ पर प्लूमूल रहती है ना। क्या हो गया इसको, ठीक है। देखिए इसमें क्या रहती है, प्लूमूल, और इधर क्या रहते हैं, रेडिकल रहते हैं। इन्हीं में ही यहीं पर ही क्या रहती है, यहाँ पर रहती है एपाइकल मेरिस्टेम रहती है, एपाइकल सूट मेरिस्टेम रहती है इधर की ओर में मेरिस्टेम, जबकि इधर की ओर में रहते हैं क्या, एपाइकल रूट मेरिस्टेम रहती है, रूट मेरिस्टेम, जो लगातार लगातार क्या करती रहती है, विभाजन करेगी, और विभाजन करके ऐसे सब ऊतकों का निर्माण करती है। तो देखिए स्थिति के आधार पर मेरिस्टेम तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड माध्यमिक या पार्श्व विभज्योतक या पार्श्व मेरिस्टेम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो एपाइकल मेरिस्टेम होती है ना, ये दो प्रकार की होती है, अभी बताया जैसे कि कौन कौन से, एक सूट एपाइकल मेरिस्टेम होते हैं और दूसरा क्या होती है, रूट एपाइकल मेरिस्टेम। और रूट एपाइकल मेरिस्टेम है ये वाली। तो ये दोनों को मिला देंगे और प्लस इंटरकैलरी मेरिस्टेम को मिलाएंगे तो तीनों मिलकर क्या बनाती है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, रूट एपाइकल मेरिस्टेम और सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये तीनों को मिलाकर बनाती है क्या, तो इन लोग बनाते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम बनाते हैं इन लोग, मतलब प्राथमिक विभज्योतक है, प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। ठीक है, जबकि बाद वाले मतलब लेटरल मेरिस्टेम जो होती है उन लोग क्या रहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम मतलब द्वितीयक विभज्योतक बोलते हैं जिसको। तो प्राइमरी मेरिस्टेम वाले लोग क्या करते हैं, पौधे की लंबाई में वृद्धि को है ना के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लंबाई में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लंबाई में वृद्धि किसकी वजह से होती है, ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं उनकी वजह से, जबकि सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से क्या होती है, चौड़ाई में वृद्धि होती है, चौड़ाई में वृद्धि। तो कुल मिलाकर अलग अलग ऊतक है ना, जो शुरुआती स्टेज में आती है बीज के जर्मिनेट होने के बाद में उसको हम लोग प्राथमिक बोलते हैं, और जो बाद में आती है पौधों में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। और सीधी सी बात है कि हर एक जो पौधा होगा उसको लंबाई में वृद्धि करती है, चौड़ाई में वृद्धि करे चाहे मत करे, लंबाई में वृद्धि होगा चाहे लंबाई कितना भी हो, लंबाई में वृद्धि करती है। खास करके हम लोग चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पुष्पी पौधों में पुष्पी पौधों की आकार की मतलब शारीरिकी पढ़ रहे हैं। तो पुष्पी पौधे वो होते हैं जिनके अंदर में फ्लावर आएंगे कहीं न कहीं से, ठीक है। फ्लावर आएंगे मतलब उसके अंदर में रूट, स्टेम, लीव्स, प्रॉपर फ्लावर सब चीज बनते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि इसकी लंबाई में वृद्धि होती ही है, चाहे वो कोई सा भी प्लांट हो,
लेकिन कोई से भी प्लांट में कौन सा पुष्प में, जो पुष्पी पौधे होंगे उसमें या आवृत्त बीजियों में। देखो इसका लोकेशन भी हम लोग देख सकते हैं। एपाइकल मेरिस्टेम वगैरह जो है कहाँ पर है, ऊपर की रीजन में है। इंटरकलरी मेरिस्टेम जो रहती है इंटरनोड वाली जगह में होती है। देखो यहाँ से लीफ निकली है, यहाँ से लीफ निकली है, यहाँ से लीफ निकली है, और बीच वाली जो जगह बच जाती है वहां पर इंटरनोड वाली जगह में, इंटरनोड वाली जगह में क्या रहती है, इंटरकलरी मेरिस्टेम होती है। और इसके बारे में अभी पढ़ेंगे भी कि क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा ये सब चीज क्या चीजें हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं इसमें। अगला है पाइकल मेरिस्टेम में बात करें, वे जड़ों और टहनियों की युक्तियों में होते हैं और प्राथमिक ऊतकों का उत्पादन करते हैं। दो प्रकार की होती है ना, जाने हम लोग एपाइकल मेरिस्टेम ही दो टाइप की होती है। एपाइकल मेरिस्टेम कितने टाइप की, तो ये दो प्रकार की होती है ना। यहाँ पर कौन सा, रूट एपाइकल मेरिस्टेम, और दूसरा कौन सा, सूट एपाइकल मेरिस्टेम होते हैं, जो आगे भविष्य में क्या बनाएंगे, रूट बनाएंगे, और वो क्या बनाएंगे, सूट बनाने का काम करते हैं। ये जो रहती है ना, ये दोनों ऐसे दिखाई देती है, रूट एपाइकल मेरिस्टेम एंड सूट एपाइकल मेरिस्टेम। इसमें अलग अलग रीजन है। देखो ये सेंट्रल सिलिंड्रिकल रीजन है ये वाली, यहाँ पर प्रोटोडर्म होती है। इनिशिएशन ऑफ सेंट्रल सिलिंड्रिकल एंड कॉर्टेक्स रीजन, इनिशिएशन ऑफ द रूट कैप, रूट कैप होती है उसके जस्ट आगे की ओर में यहाँ पर रूट, और इस रीजन में रूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। मतलब रूट कैप के जस्ट बाद वाली रीजन क्या होती है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। सेम यहाँ पर भी है। लीफ प्राइमोडियम, ये जो रहती है यहाँ से लीफ बनना रहता है, लीफ नहीं बनेगा है ना, तो यहाँ से बीचों बीच से यहाँ से तने निकलेंगे और साइड साइड में लीफ बनते जाती है, तो ये लीफ प्राइमोडियम होती है। लीफ बनने से पहले जो आती है ना, कली अवस्था या बर्ड स्टेज, उसको हम लोग बोलते हैं लीफ प्राइमोडियम। उसके नीचे की ओर में रहती है जो क्या बनाती है, सूट बनाते हैं, उसको सूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। सूट एपिकल मेरिस्टेम जोन होती है, यहीं से सूट निकलती है। बाकी एक्सिलरी बर्ड वगैरह है जहाँ से है ना कक्षस्थ कलिकाएं जो होती है वो पत्ती बनाती है या ब्रांचेस बनाती है ना। उसके अलावा यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू वगैरह लगे हैं जो आगे चल के जाइलम और फ्लोएम वगैरह बनाएंगे। तो शुरुआती स्टेज में ये ऐसे दिखाई देती है, तो लेबलिंग वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं है ना। तो ऐसे याद रखना है यहाँ पर कि कौन सी जगह में क्या होती है। ज्यादातर जो बीच वाला रीजन होता है वहां पर मेरिस्टेमेटिक रीजन होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ की सेल लगातार डिवाइड करती है और इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि ये डैमेज हो गए तो फिर विभाजन नहीं करेगी। इसीलिए जैसे मान लो कोई प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो उसको जड़ के साथ में नीचे से निकालना चाहिए, पूरा नीचे तक में जो भी प्लांट लगा है उसके साइड को है ना मिट्टी को निकालना चाहिए। उसके बाद में नीचे से, पूरा नीचे से उसको निकाल के दूसरी जगह में लगाना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा वगैरह मिट्टी को हटा देंगे और ऐसे खींचते हैं प्लांट को, तो खींचने की वजह से वो रूट कैप और मेरिस्टेमेटिक रीजन टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हम दूसरी जगह में उसको लगाते हैं तो क्या हो जाता है, सूख जाता है वो प्लांट। इसीलिए या तो वो छोटी स्टेज में है तो लेके जाओ तो आराम से लगेगा वो, नहीं तो फिर वो बड़ी हो गई तो पूरा नीचे से निकालो तब जाके वो रहेगा। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है ना आसानी से नहीं आती, क्योंकि एक बार लॉस्ट हो गया ये, उसके बाद में फिर कहाँ से नया सेल बनाएगा, तो जड़ की वृद्धि ही नहीं होगी, तो वाटर एब्जॉर्प्शन सब चीज रुक जाएगा, डेड हो जाएंगे। इसीलिए इन सबको याद रखना है हमें। देखो यहाँ पर रूट कैप इसके क्या करता है, प्रोटेक्शन करने का काम करती है। यहाँ पर लीफ प्रोमोडियम जो है इसका भी प्रोटेक्शन करने का काम कर रही है। तो बोला जाए कि एपिकल मेरिस्टेम जो रहती है शुरुआती अवस्था में आती है, ये दो प्रकार की होती है, एक रूट होती है, दूसरा कौन सा, सूट होती है। ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बात करते हैं। यह एक जड़ की नोक पर कब्जा कर लेता है। मतलब ये है कि रूट की नोक, मतलब रूट जो है उसके जस्ट ऊपर वाले रीजन में रहती है, यहाँ पर यहीं पर ही इकट्ठा रहती है, वो लगातार लगातार सेल बनाते जाएगी और ये सेलों को इधर की ओर भेजते रहती है लगातार। तो ये इलोंगिनेशन रीजन की ओर, फिर मेचुरेशन रीजन की ओर चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर बोला जाए कि लंबाई में ये जो है ना, ये आगे की ओर बढ़ती है, मतलब पीछे सेलों को क्या करते जाती है, छोड़ते जाती है, और आगे की ओर है ना डिवाइड होकर डिवाइड, इलोंगिनेशन तो होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि इधर की ओर सेल को लगातार छोड़ रही है, तो ये वाले रीजन जो है बढ़ रही है और ये वाले आगे हो रही है, सीधी सीधी बात है। तो है ना, तो इसको याद रखना, रूट एपिकल मेरिस्टेम का कहानी यही है। अगला है सूट एपिकल मेरिस्टेम। सूट एपिकल मेरिस्टेम में क्या होती है, ये तने की सबसे दूर के क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। मतलब जो ऊपर वाला रीजन रहता है ना, यहाँ पर ही क्या रहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम रहती है, सूट एपिकल मेरिस्टेम, और यही लगातार विभाजन करते रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं पर ही बस एपिकल मेरिस्टेम होंगे। एपिकल मेरिस्टेम सभी जगह है, लेकिन विभाजन की क्षमता लगातार यहाँ पर हो रही है। इधर के लोग परमानेंट बन गए हैं। यदि हम इधर की डाली को ऐसे काटेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, यहीं से फिर से ब्रांचेस बनने लग जाती है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर भी आ जाती है। यहाँ पर जो एक्सिलरी बर्ड दिखाई दे रही है, एक्सिलरी बर्ड से ही क्या बनता है, हम लोग पढ़े हैं, शाखाएं बनती है, शाखाएं। और शाखाएं है क्या, स्टेमी तो है वो भी,
है ना। तो कुल मिलाकर जब डिवीजन करेगी या निकलेगी यहाँ से तभी तो ब्रांचेस बन पाएगी। तो ये है कि सूट एपिकल मेरिस्टेम जो रहती है ना, टर्मिनल एंड पर या टर्मिनल बर्ड बना के लगातार विभाजन करते रहती है और नीचे की ओर में क्या करते जाती है, सेलों को छोड़ते जाती है, जिसकी वजह से वो पौधा आगे की ओर ग्रोथ करता है। सूट एपिकल मेरिस्टेम से पीछे बची हुई कुछ कोशिकाएं एक्सिलरी बर्ड्स का निर्माण करती हुई पत्तियों के नोड में मौजूद होते हैं और एक शाखा या फूल बना सकते हैं। मतलब देखो क्या होती है, हम जब भी पढ़ते हैं रूट स्टेम लीफ के बारे में, तो जब लीफ जो रहती है ना वो नोड वगैरह वाले रीजन से उत्पन्न होती है। लीफ कहाँ से, नोड से। अब ये नोड जो है ना परिस्थिति के अनुसार अलग अलग चीजें बना सकती है। जैसे यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड बना तो वो ब्रांचेस बना देंगे, फ्लोरल बर्ड बनेगा बनेगा तो फ्लोरल बर्ड बनने की वजह से फ्लावर जनरेट हो जाएंगे यहीं पर। तो फूल और उसमें ब्रांचेस कब बनना है उसकी स्थिति के अनुसार निर्धारित होता है, पहले से कोई निर्धारित नहीं रहता कि यहाँ पर क्या बनेंगे, है ना। क्योंकि जैसे यहाँ पर कोई कली वगैरह उग रही है तो इसको हम लोग कट कर दिए तो कहाँ कुछ नहीं उगेगा। तो ये है कि यहाँ पर प्लांट अपने अकॉर्डिंग, मतलब प्लांट अपने आप को सर्वाइव करना चाहता है, इसलिए ब्रांचेस वगैरह बनाएंगे, इसलिए ज्यादा ज्यादा पत्ती लाने की कोशिश करेंगे ताकि प्रकाश संश्लेषण ज्यादा ज्यादा हो सके। तो कुल मिलाकर एक्सिलरी बर्ड जो रहती है उससे शाखाएं भी बनती है ना। उसी से क्या बन सकते हैं, फूल भी बनते हैं, उसी से क्या बनती है, पत्ती वगैरह भी बन सकती है। तो कुल मिलाकर सब चीज बनते हैं इसी से। तो ये पत्तियों के नोड में मौजूद होते हैं और एक शाखा फूल बना सकते हैं एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड से ना सभी चीजें बन सकती हैं, फूल बन सकते हैं, पत्ती बन सकती है, शाखाएं बन सकती है, सब चीज बन सकते हैं। और इस सूट एपिकल मेरिस्टेम लगातार विभाजन करते रहती है, ठीक है। तो याद रखना है इसको, ठीक है। और हम जानते भी हैं कि पौधे जो रहती है इसकी वृद्धि की कोई सीमा नहीं होता, मतलब लगातार वृद्धि करते रहते हैं। जैसे ह्यूमंस या अदर ऑर्गेनिज्म की बात करें कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक, मतलब एक निश्चित समय अवधि तक ही क्या होती है, वृद्धि। लेकिन कुछ समय के बाद में वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है ना। लेकिन पेड़ पौधों में विभाजन की क्षमता होने के आधार पर लगातार वृद्धि करते रहती है। चाहे हम उसको फिर से कट करेंगे फिर से उग जाएगा, फिर कट करेंगे फिर उग जाएगा। तो कुल मिलाकर वृद्धि की जो क्षमता है प्लांट्स में वो हमेशा रहती, जीवन पर्यंत रहती, जब तक वो जिंदा रहता है तब तक, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन है क्या, मेरिस्टेमेटिक ऊतकों का उपस्थित होना। ये बात हमें जानना है, ठीक है। अगला देखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में। वे परिपक्व ऊतकों के बीच में होते हैं, ये बात याद रखना। परिपक्व ऊतक के बीच में रहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो देखना ये जो यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम है इस रीजन में, यहाँ पर मेच्योर टिश्यू है, यहाँ पर भी मेच्योर टिश्यू है। मेच्योर टिश्यू मतलब क्या है, परिपक्व ऊतक है ये। तो इन परिपक्व ऊतकों के बीच में होते हैं कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। वे घास में, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, घास में होते हैं और चरने वाले शाकाहारी जीवों द्वारा हटाए गए भाग को पुनर्जीवित करते हैं। मतलब है ना, इसको पहले पूछते थे, है ना, अभी भी पूछ सकते हैं कि घास में जब भी कोई जानवर घास को खाता है तो दोबारा उग जाता है घास, वरना घास ही खत्म हो जाता है। नहीं कि एक बार जानवर खाते हैं और उसके बाद दोबारा उसी जगह में घास ही नहीं उगता, तो फिर जानवर के लिए खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो क्या होता है कि घास को जैसे खाते हैं कुछ दिन के बाद में फिर वही घास जो होती है खाने के लिए तैयार हो जाती है। किसके खाने के लिए, जानवरों के, इंसानों के खाने के लिए नहीं ना, ठीक है। क्योंकि घास को कौन खाते हैं, शाकाहारी जीव, ठीक है। तो शाकाहारी जीवों द्वारा जितने भी खाए गए रहते हैं घास को, उसको वापस पुनर्जीवित करने का काम किसका रहता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का रहता है, या इसको अंतर्वेशी विभज्योतक बोलते हैं, अंतर्वेशी विभज्योतक। और ये जो रहते हैं ना, ये प्राथमिक विभज्योतक के क्या होते हैं, प्राथमिक विभज्योतक के भाग होते हैं। मतलब ये है कि एपाइकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये दोनों प्राथमिक विभज्योतक है, जो पौधों की शुरुआती अवस्था या बोल सकते हैं प्राथमिक वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना। कहीं पर भी हम देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ पर प्रेजेंट है, ये इंटर नोड है ना, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये नोड वाली जगह, जहां जहां पर नोड वाली जगह है ना, उस जगह में प्रेजेंट रहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और देखे भी होंगे घास को कि ऐसे जो है ना ऐसे लगी हुई रहती है, ये बीच से ऐसे तोड़ते हैं टूट जाती है। कई बार देखना ये बीच जो है खोखला भी रहता है, अंदर वाला भाग जो सख्त वाले को देखना और एक मुलायम वाले को देखना। तो ये अंदर वाला जो रहता है ना खोखला रहता है, किसी किसी में सख्त भी रहते हैं वो, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ओनली इन मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट वगैरह में जनरली प्रेजेंट होते हैं, डाइकॉट में नहीं रहते, क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो रहते हैं छोटे जो साकी पौधे रहते हैं ना, हर्ब्स वगैरह या श्रब वगैरह, जो झाड़ियां या छोटे छोटे पौधे उन सब में रहती है। तो मोनोकॉट्स में प्रेजेंट रहती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो रहती है, ठीक है। तो याद रखना इनको।
इसके आगे देखें, एपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राथमिक स्टेम है, वही बात बताया है ना। एपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये दोनों क्या है, प्राइमरी स्टेम होती है ना, प्राइमरी स्टेम, मतलब प्राथमिक विभज्योतक है ये, प्राइमरी स्टेम होती है, प्राइमरी स्टेम नहीं, प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। क्योंकि ये पौधों के जीवन में जल्दी दिखाई देते हैं और प्राथमिक पौधों के शरीर के निर्माण में योगदान देते हैं। उस दौरान एपाइकल मेरिस्टेम के विशिष्ट क्षेत्र त्वची उत्तकों, भरण के उत्तकों और संवहनी उत्तकों का उत्पादन करते हैं। अब देखा जाए कि जब तक कोई सेल डिवाइड करने के लिए नहीं होंगे, तब तक उस पौधों के अंदर जितने भी पाए जाने वाले ऊतक है, वो कहाँ से आ पाएंगे? पहले तो सेल का होना जरूरी है, और सेल भी होंगे तो भी सेल में क्या होना जरूरी है, डिवीजन होना जरूरी है, तभी तो वो बहुत सारी चीजों को बना पाएगा, मतलब वो टिश्युओं को तभी तो बना पाएंगे ना। तो शुरुआती स्टेज में क्या होना जरूरी है, सेल, और सेल में डिवाइड होना भी जरूरी है और डिवीजन होकर टिश्यू बनाना भी जरूरी है। तो टिश्यू बनाती है तो क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर अलग अलग टिश्यू सिस्टम पढ़ते हैं। अभी टिश्यू सिस्टम वाले से ही चैप्टर चालू होता है एक्चुअल में। तो पहला टिश्यू सिस्टम में देखो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होते हैं, दूसरा क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होते हैं, और तीसरा होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होते हैं। ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, और ये वाले क्या है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो तीन टिश्यू सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और उसके बाद पूरा टीएस पढ़ते हैं, टीएस, और टीएस के बाद हो गया बस, है ना। इस चैप्टर में सिर्फ दो ही टॉपिक बचा हुआ है, क्या कि टिश्यू सिस्टम को दिया गया है, और उसके अलावा टीएस दिए हैं सबके। टीएस का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन दिया गया है सभी का, रूट का, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, है ना, मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम का 6 का, बस उसको ही हमें पढ़ना रहता है। एक और टॉपिक रहता था पहले इसमें सेकेंडरी ग्रोथ का, सेकेंडरी ग्रोथ को भी, है ना, रिमूव कर दिए, इनको भी रिमूव कर दिए हैं, लेकिन इनको हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब तक शुरुआती स्टेज में जब तक हम टिश्युओं को नहीं जानेंगे, तब तक इसमें जो उपयोग है, जैसे जाइलम और फ्लोएम का ही काम बोल दूंगा मैं कि जाइलम यहाँ पर है, जाइलम ये है, तो जाइलम ही क्या है पहले वो जानना जरूरी है कि कौन से प्रकार के टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम जो है, ठीक है। तो इसको हमें जानना जरूरी है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। और आगे देखें, माध्यमिक आप बोल सकते हैं पार्श्व विभज्योतक, विभज्योतक जो जड़ों और अंकुरों के परिपक्व क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वे बेलनाकार विभज्योतक हैं, जिनमें वे जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट में देखे जाते हैं। सीधी सी बात है, इसको याद रखना है कि डाइकॉट जो रहती है ना, डाइकॉट द्वितीयक वृद्धि शो करती है, लेकिन मोनोकॉट जो रहती है ना, द्वितीयक वृद्धि शो नहीं करती। तो इसीलिए तो बोला गया है कि देखो जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट में ही देखे जाते हैं, कौन, लेटरल मेरिस्टेम जो होती है। लेटरल का मतलब जो बाद में आती है, मतलब बाद में का मतलब जब पौधा कोई 1 साल या 2 साल का हो गया रहेगा ना, उसके बाद में आती है, मतलब 1 साल का हो जाता है उसके बाद में ही आती है। क्यों? क्योंकि पौधे चौड़ाई में तभी बढ़ते हैं जब लंबाई में पर्याप्त बढ़ गए रहते हैं, तभी चौड़ाई में बढ़ना शुरू करते हैं। और ये बेलनाकार विभज्योतक होते हैं, जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट में ही देखे जाते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी है, इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे उसमें भी बताया था मैंने, क्या कि देखो इसमें फेसिकुलर कैम्बियम होती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है, और कार कैम्बियम होती है। फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कार कैम्बियम जो रहती है तीनों, है ना, क्या होती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोल सकते हैं इसको, सेकेंडरी मेरिस्टेम, या इसको एक और नाम देते हैं हम लोग, क्या, लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोग क्या करते हैं, द्वितीय ऊतकों का निर्माण करते हैं, मतलब देखो जो प्राइमरी मेरिस्टेम थी उन लोग क्या कर रहे थे कि प्राइमरी टिश्युओं का निर्माण करते थे, जबकि इन लोग क्या करते हैं, द्वितीय ऊतकों का उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, द्वितीय ऊतकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, कौन, सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके आगे और देखें, स्थायी परिपक्व ऊतक के बारे में जानते हैं हम लोग। देखो मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो रहते हैं उसमें विभाजन की क्षमता होती है, लेकिन इसमें क्या रहती है, विभाजन की क्षमता, है ना, टेम्परेरी सस्पेंडेड रहती है। टेम्परेरी सस्पेंडेड का मतलब कुछ समय के लिए क्या रहती है वो, है ना, विभाजन की क्षमता को खो दिए रहती है, लेकिन कुछ कुछ सेल जो रहती है ना, विभाजन की क्षमता को पूरी तरीके से भी खो दिए रहती है, उसको वापस जीवित नहीं किया जा सकता। जैसे कि उन वो सेल जो है ना मृत भी हो गई रहती है, मतलब लिविंग नहीं रहती, तो ऐसे सेल भी होते हैं। तो उसको देखते हैं हम लोग कि प्राथमिक और माध्यमिक विभज्योतक द्वारा उत्पादित कोशिकाएं संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से विशिष्ट हो जाती है, और विभाजन करने की क्षमता को, है ना, क्या कर देती है, खो देती है ना, और उन्हें स्थायी ऊतक या परिपक्व कोशिकाएं कहा जाता है, और स्थायी ऊतकों का निर्माण करती है। मतलब वो सेल जिसके अंदर अब विभाजन की क्षमता नहीं रही,
और वो सेल कैसे बन गई, तो वो उन सेलों का ग्रुप बन गया क्या, ऊतक बन गए, और जो विभाजन की क्षमता को खो दी तो स्थायी ऊतक का निर्माण कर लेते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल और एक होता है जटिल। तो कैसे सरल और जटिल, तो जो एक ही प्रकार की कोशिका से बने रहेगा, एक ही प्रकार के सेल से बने, एक ही प्रकार के सेल से बने, और इसमें क्या होगा, दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रकार के सेल से बने। अब ये क्या है, तो सरल का मतलब एक ही प्रकार के सेल से बने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये सेल का ए प्रकार है ना, ये भी ए ही है, ये भी क्या है, ए है, ये भी क्या है, ए। सेल ए के प्रकार वाले लोग पूरा ग्रुप बनाए हैं और एक ग्रुप बनाकर स्थायी हो गए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरल स्थायी ऊतक। क्या बोलेंगे उसको, सरल स्थायी ऊतक, मतलब एक ही प्रकार के सेल से बने हैं। सभी लोग को देखोगे तो एक ही टाइप के रहेंगे सभी, जबकि इसमें दो से अधिक प्रकार की, मतलब क्या है, ए है, बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, और अलग अलग रहते हैं, है ना, ए है फिर से, है ना, बी है, ऐसे करके ये बहुत सारे सेलों के प्रकारों से मिलकर बने हैं, तभी तो क्या हो गए, तो उन लोग हो जाते हैं जटिल स्थायी ऊतक हो जाते हैं, तो इसको भी हमें जानना है, ठीक है। और आगे देखें, सरल स्थायी ऊतक में कौन कौन सी आती है, ऊतक जिनमें सभी कोशिकाएं संरचना और कार्य में समान होती है। वही बात बताया मैंने कि कोशिका जो रहेगी क्या रहेगी, संरचना में समान भी रहेगी और उनके कार्य भी समान रहेंगे। जैसे कि मान लो बताया ग्रुप ए का ग्रुप है पूरा, और सभी लोग संरचनात्मक रूप से भी समान है और सभी लोग काम भी एक टाइप से करते हैं, इसीलिए इनको इसमें रखा गया है। ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है सरल स्थायी ऊतक, मतलब बनाती है, तीन प्रकार के ऊतक हैं जो इसमें एक ही टाइप के ग्रुप वाले सेल वाले लोग क्या रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं। तो सभी कोशिकाएं संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से क्या रहती है, समान होती है, तीन प्रकार की होती है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, ठीक है। अब इसमें ये क्या होती है उसको भी जानते हैं हम लोग, पैरेनकाइमा को। यह अंगों के भीतर प्रमुख घटक बनाता है। कोशिकाएं आमतौर पर आइसोडायमेट्रिक होती है, वे गोलाकार, अंडाकार, गोल, बहुभुज या लंबी हो सकते हैं। आइसोडायमेट्रिक का मतलब समव्यासी, समव्यासी का मतलब जैसे मान लो कोई हेक्सागोनल है तो सभी मतलब जितने भी उसके ग्रुप में होंगे हेक्सागोनल टाइप के होंगे, गोलाकार है तो सभी लोग गोलाकार होंगे, मतलब एक ही जैसे व्यास को बनाए रहते हैं। अंडाकार होंगे तो अंडाकार होंगे, बहुभुज, लंबी कुछ भी हो सकती है, ये जो पैरेनकाइमेटस सेल है उनकी दीवारें पतली होती है और सेलुलोज से बनी हुई रहती है, क्योंकि प्लांट सेल हम जानते ही है, प्लांट सेल का सेल वॉल जो रहती है उसमें सेलुलोज होती है, तो सेलुलोज से ही मिलकर बनी रहती है। और देखो दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि उनके सेल की जो दीवार है वो क्या रहती है, पतली रहती है, ठीक है। पतली रहने का क्या रीजन है देखते हैं। कोशिकाओं को बारीकी से पैक किया जाता है या छोटे अंतर कोशिकीय स्थान होते हैं, मतलब ये बोला जाए कि दो सेलों के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस हो सकते हैं या तो फिर नहीं भी हो सकते। यदि वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है तो इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेलों के बीच में जो स्पेस होती है इंटरसेलुलर स्पेस, वो नहीं होंगे, लेकिन पैरेनकाइमेटस सेल में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, नहीं होंगे वाली बात ही नहीं है यहाँ, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है, तो भाई इसका कार्य होता है फोटोसिंथेसिस करना, दूसरा क्या करना, स्टोरेज करना, और तीसरा क्या करना, सिक्रीशन करना। तीन काम होते हैं इसके, किसके, ये जो पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं उसके। तो पैरेनकाइमेटस सेल में फोटोसिंथेसिस करने का मतलब क्या है, कि इसके पास में भाई क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे, जिसमें क्या होंगे, क्लोरोफिल होंगे, और इस क्लोरोफिल की वजह से ही ये क्या कर पाता है, प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। तो ये बात भी हमें याद रखना, यदि वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, मतलब कोई भी मटेरियल या कोई भी पदार्थ को जो बनाएगा ये, है ना, उसको क्या करके रखेगा, उसको भंडार करके भी रखेगा, उसको रख, है ना, उसको रखेगा भी। भाई देखो बनाएगा और उसका जैसे फेंक थोड़ी नहीं देगा, कहीं ना कहीं रखने का जगह होना चाहिए ना। तो पैरेनकाइमेटस सेल ही क्या करते हैं, बनाएंगे भी, रखने का भी काम करते हैं, स्टोरेज करने का काम, और जब जरूरत पड़ती है सेल को तो दूसरे जगह स्त्रवित भी करते हैं, मतलब सिक्रीशन करने का भी काम करेंगे, कौन, ये जो पैरेनकाइमेटस सेल होंगी वो, है ना। हम देख सकते हैं यहाँ से पैरेनकाइमेटस सेल जो रहती है, अभी लीप में पढ़ेंगे भी हम लोग, तो यहाँ पर स्पॉन्जी पैरेनकाइमा होती है, मेसोफिल बनाती है, पेलिसेड पैरेनकाइमा होता है जो पेलिसेड मेसोफिल्स बनाती है, एपिडर्मिस के नीचे में रहते हैं ये, है ना। पेलिसेड का मतलब ये लंबवत ऐसे खंबेनुमा संरचना रहती है, जबकि स्पंजी वाले लोग ऐसे गोल 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 टाइप के रहते हैं। इसको हम लोग पढ़ते भी हैं कहाँ पर, जब हम लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब, क्यों,
क्योंकि देखो लीफ जो रहेगी, लीफ उसी में ही तो क्या रहेंगे, क्लोरोप्लास्ट रहेंगे, है ना। और जानते भी हम लोग लीफ के अंदर में क्लोरोप्लास्ट रहती है, मतलब लीफ के अंदर में एक्चुअल में रहती है मीजोफिल सेल, और मीजोफिल सेल के अंदर में ही क्या रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या रहती है, क्लोरोफिल। ये बात तो हम जानते हैं, ठीक है। इसके आगे और देखें, अगला है कोलेनकाइमा, ठीक है। यह द्विबीजपत्री पौधों में एपिडर्मिस के नीचे की परतों में होता है। जो सबसे आउटर लेयर होते हैं ना बाहर में, है ना, वो क्या होते हैं, एपिडर्मिस। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे लेयर में ही क्या रहती है, इसका जमाव रहता है इन टिश्यूओं का। कौन सा टिश्यू का, कोलेनकाइमा का। यह एक सजाती परत के रूप में या पैच में पाया जाता है। सजाती का मतलब एक ही लाइन में ऐसे रहेंगे, या तो फिर पैच बनाएंगे ऐसे पैच, या तो फिर एक ही लाइन में ऐसे जुड़े हुए रहेंगे ऐसे, ठीक है। इसमें सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन के जमाव के कारण बहुत मोटे होने वाली कोशिकाएं होती है, और इसको अंतर कोश के रिक्त स्थान में उपस्थित होता है। सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर है ना, किसका किसका जमाव हो गया, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन का जमाव होने की वजह से यहाँ के इसके किनारे जो रहेंगे, जैसे मान लो ये इसका किनारा, यहाँ पर ये किनारा, ये जो किनारा है ना, इधर और सेल है, ये किनारों में यही सब चीज का जमाव हो गया, तो इसकी वजह से इसकी भित्ति क्या हो जाएगी, मोटी हो जाती है ना। और किनारे कोने कोने में ही ज्यादातर जमा हो जाता है, इसीलिए इसको कोलेन काइमा बोला जाता है, क्योंकि किनारे में ही क्या हो जाता है, जमाव इसका, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन का। और चूंकि दो सेलों के बीच में यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस जो है ना नहीं रह पाते, जिस जगह में इंटरसेलुलर स्पेस रहना था उस जगह में क्या का जमा हो गया, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन का जमा हो गया, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, है ना, ये क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है इसकी भित्ति, और इंटरसेलुलर स्पेस जो है ना क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब अंतर कोश की स्थान जो है, मतलब दो कोशिकाओं के बीच की जो जगह है ना, वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, किसमें, कोलेन काइमा में होती है। और ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देने लग जाता है, थिक्ड कॉर्नर्स हो जाते हैं, इसके कॉर्नर जो रहते हैं थिक हो जाते हैं, ठीक है। और देख भी सकते हैं, ये दो तीन सेल है यहाँ पर, तीनों सेलों के बीच में कोई गैप दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस क्या रहती है, एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। ये कोशिकाएं कैसे हो सकती हैं, तो कोशिकाएं अंडाकार, गोलाकार या बहुभुज हो सकती है, और अक्सर क्लोरोप्लास्ट होती है। इसमें देखो, इसमें भी क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, ये बात भी याद रखना। अब चूंकि क्लोरोप्लास्ट है, तो इसका फिर से काम क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस करना, इसका फिर से काम हो जाएगा किसका, कोलेनकाइमा का। मतलब पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा दोनों में क्लोरोप्लास्ट है, मतलब इन लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कार्य के बारे में भी देखें, वे बढ़ते हिस्सों जैसे युवा तने और पत्ती के डंठलों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। जिस टाइम में तना जो है वृद्धि, मतलब नया नया तना बनाते रहता है, एपाइकल मेरिस्टेम जो है नया तना बनाता है, मतलब आगे की ओर है ना, ऊपर की ओर बढ़ते रहता है, उस टाइम में लचीला रहता है, ठीक है। और हवा के झोंके आने की वजह से कभी कभी वो टूट भी सकता है, और उसको टूटने से यदि बचाना है तो कोलेन काइमा सेल जो रहती है वहीं पड़ जाएगी। तो युवा तने और पत्ती के डंठल, पत्ती के डंठल मतलब जिससे वो जुड़ी रहती है पत्ती, मतलब ये पेटियोल्स को बोल रहे हैं। तो भाई इसको भी स्ट्रांग रहना जरूरी, पेटियोल्स को, क्यों, क्योंकि पत्ती को कनेक्ट करके, है ना, यहाँ पर पर्णाधार से, पर्णाधार या लीफ बेस से कौन कनेक्ट करके रखता है, ये पेटियोल या पर्णवृंत ही कनेक्ट करके रखता है। तो इसको भी क्या का होना जरूरी है, तो इसको भी मैकेनिकल सपोर्ट देती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। देखो दो टाइप के सहारा होते हैं, एक यांत्रिक सहारा, दूसरा होता है संरचनात्मक सहारा, है ना। संरचनात्मक सहारा का मतलब उस संरचना का खुद हिस्सा रहेगा, मतलब ये है कि, है ना, इस पहाड़ को खुद ऐसे टिकाए रहेगा वो, तो संरचनात्मक हिस्सा है। अब ये हट गया तो नीचे गिर जाएगा ये। यांत्रिक सहारा का मतलब, अब ये हो चाहे मत हो, इसको यहाँ पर रख देगा वो, है ना, मतलब दूसरे चीज को, तो यांत्रिक सहारा दे रहा है। तो मैकेनिकल सपोर्ट होती है ये, तो मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती है ना। वे जिन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हुए भोजन बनाती है, सीधी सी बात है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा दोनों प्रकाश संश्लेषण करती है, बात को याद रखना है हमें, ठीक है। हालांकि भली ये इसका जो सेल वाल है ना, थिक हो गई है, उसका सेल वाल कैसा था, थिन था, मतलब पतली था इसका, पैरेनकाइमा का, जबकि कोलेनकाइमा का क्या है, मोटी है। यहाँ पर सेल वाल सभी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन का जमा हो गया है, ठीक है। अगला है स्क्लेरेनकाइमा। इसमें लंबी सक्रिय कोशिकाएं होती है, जिनमें मोटी और लिग्निफाइड कोशिका भित्ति होती है, जिनमें कुछ या कई गड्ढे होते हैं। वे आमतौर पर प्रोटोप्लाज्म के बिना मर जाते हैं। रूप
संरचना, उत्पत्ति और विकास के आधार पर स्क्लेरेंकाइमा दो प्रकार के होते हैं। तो एक फाइबर बनाती है, दूसरा स्क्लेरेट बनाती है। हालांकि इन लोग देखो स्क्लेरेंकाइमा वाले लोग ना क्या होते हैं, मृत हो जाते हैं, डेड प्रोटोप्लास्ट रहती है इसमें, तो ये मृत सेल्स होती है, इसमें कोई क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं है। अब चूंकि ये सब चीज नहीं है, तो कुल मिलाकर ये सपोर्ट देने का काम करती है, इंटरनल स्ट्रक्चर को सपोर्ट देगी। ठीक है, तो ये लंबी होती है, सक्रिय भी हो सकती है, इन्हें मोटी और लिग्निफाइड कोशिका भित्ति होती है, लिग्निन का जमाव हो जाता है इनके कोशिका भित्ति में। याद रखना कि स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में किसका जमाव रहता है, लिग्निन का जमाव है। और लिग्निन के जमाव की वजह से ही ना, देखना जैसे इन लोग अभी काम करेंगे, वाटर कंडक्शन करने का काम करती है, मतलब पानी का संवहन करती है, तो कोई भी लीकेज वगैरह नहीं होता। मतलब बोला जाए कि भाई देखो जैसे पाइपलाइन है ना, तो पाइपलाइन तो ऐसे ज्वाइंट हो के पूरे बनी हुई रहती है पाइपलाइन ऐसे, तो पाइपलाइन के बीचों बीच में जहां जहां पर ज्वाइंट है, उस जगह में पूरा लिग्निन का जमा हो गया, मतलब मोटी परत हो गई है इसके पूरे सभी कोशिका भित्ति में। तो बताओ पानी का लीकेज हो पाएगा क्या कहीं से? तो पानी का लीकेज नहीं होती, लिग्निफाइड वगैरह कोशिका भित्ति होती है। और जिनमें कुछ या कई गड्ढे होते हैं, कुछ या कई गड्ढे मतलब भाई देखो यहाँ पर लिग्निन का जमाव है, और ये चूंकि एक पाइपलाइन के रूप में ल्यूमेन बनाती हुई चलती है और एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, और ये गड्ढे नहीं रहेंगे तो पानी का संवहन वगैरह भी नहीं होगा। पानी को जाने के लिए कोई ना कोई तो जगह होना चाहिए। अब पानी देखो जैसे मान लो कोई फील्ड है ऐसे, और यहाँ पर ऐसे बीच में दरार वगैरह नहीं रहेंगे तो पानी अंदर ही नहीं घुस पाएगा, तो दरार का होना जरूरी है। तो स्क्लेरेंकाइमेटस सेल में होती है, जैसे कि ऐसे ल्यूमेन बना के रखी हुई रहती है, थिक वॉल्ड होती है, ऐसे ल्यूमेन रहती है, तभी तो देखना पानी यहाँ पर आया बीचों बीच में, तभी तो ये सभी भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा वो, है ना। तो ये हमें जानना है। दो प्रकार के होते हैं, जाइलम मतलब फाइबर्स रूप में होते हैं स्क्लेरेंकाइमा, दूसरा स्क्लेरिड के रूप में भी होते हैं। तो देखते हैं दोनों को। फाइबर, ये मोटी दीवार वाली लंबी और नुकीली कोशिकाएं होती है जो आमतौर पर समूहों में होती है, फाइबर सेल जो रहती है। उसके अलावा स्क्लेरिड्स, ये गोलाकार, अंडाकार या बेलनाकार बहुत संकीर्ण गुहाओं ल्यूमेन के साथ में अत्यधिक मोटी मृत कोशिकाएं हैं। ये नट्स की फलों की दीवारों में पाए जाते हैं, जैसे अमरूद, नाशपाती और चीकू जैसे फलों का गुदा बनाते हैं, फलियों के बीज कोट बनाते हैं और चाय की पत्तियां बनाती है। यह अंगों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है ना। ये तो इसके कार्य है। स्क्लेरिड के बारे में जानते हैं हम लोग। जो नट्स वगैरह रहते हैं, देखना ये क्या रहती है, स्क्लेरिड जो रहेगी ऐसे गोलाकार टाइप की दिखाई देगी, या अंडाकार या बेलनाकार हो सकती है। जबकि ये वाले फाइबर वाले लोग क्या रहते हैं, लंबी रहती, लंबी नुकीली कोशिकाएं होती है। देखो लंबी और कैसे रहती है, नुकीली सेल्स होती है जो आमतौर पर समूह में होती है, ऐसे ग्रुप पूरे, है ना, 1 2 3 4 ऐसे पूरे ग्रुप बनाए हुए रहते हैं फाइबर्स लोग। तभी तो इसका फाइबर से रेसे वगैरह सब बनाया जाता है इसमें, है ना। जैसे जूट पटसन वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, जूट के रेसे, नारियल की भी रेसे बनती है, पटसन के रेसे बनते हैं, तो रेसे बनाने में इसका यूज किया जाता है ना। उसके अलावा यहाँ पर देखिए स्क्लेरिड जो रहती है, स्क्लेरिड वो क्या रहती है, गोलाकार, अंडाकार या क्या हो सकते हैं, बेलनाकार हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अमरूद, नाशपाती और चीकू, अमरूद खाए हो कभी? तो उसका जो अमरूद का खाने वाले जो भाग है ना, या गुदा वाला भाग, या बोल सकते हैं नाशपाती, नाशपाती भी अमरूद के जैसा ही लगभग रहता है ना। तो उसका जो गुदा वाला भाग रहता है वो क्रंची लगता है थोड़ा सा, मतलब क्रंची का मतलब जैसे उसको, वो तो पूरा मांसल भी नहीं रहता, पूरा सॉलिड भी नहीं रहता, बीच वाला रहता है वो। ठीक है, तो उसको खाने से जो है ना आवाज आती है ना, वो आवाज किसकी रहती है, स्क्लेरेंकाइमेटा सेल रहते हैं, तभी तो वो सख्त रहता है, तभी वो सख्त रहते हैं। तो उसमें और चीकू में जैसे फलों का गुदा, फलियों के बीज कोट, फलियों के बीज कोट मतलब फली वगैरह जानते हैं हम लोग, मूंगफली को ही देखे होंगे, या और भी फलियां आती है, तो मूंगफली में देखना उसका जो झिल्ली वाला पार्ट रहता है, ऊपर वाला पार्ट जो निकल जाता है, तो वो भी क्या रहती है, वो भी, है ना, कैसे रहती है, उसको झिल्ली मेम्ब्रेन जो रहती है वो भी सख्त रहती है, जो बीज कोट के रूप में बनी हुई रहती है। चाय की पत्ती को देखना, चाय जहाँ पर चाय की खेतियां होती है, जैसे छत्तीसगढ़ में बात करें हम लोग, तो जसपुर तरफ होती है खेती इसकी, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है उधर, तो पहाड़ के ढलानों में ऐसे पूरे खेती होती है ना। और ज्यादातर खेती तो है ना चाय की असम वगैरह में होती है, पश्चिम बंगाल इन सब जगहों में, है ना। लेकिन हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो जसपुर एरिया में होती है चाय की खेती। तो चाय की पत्ती को यदि हम देखेंगे ना, तो वो जब सूख जाती है तो उसमें जो सख्तपन आता है, मतलब टाइटनेस, वो किसकी वजह से आती है, स्क्लेरेंकाइमा सेल्स की वजह से आती है ना। तो तभी क्रंची हो जाता है वो। तो ये स्क्लेरेंकाइमेटा सेल होते हैं। और देखो यह अंगों की यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, यांत्रिक सहारा प्रोवाइड करता है। इंटरनल स्ट्रक्चर अंदर में भी प्रेजेंट रहते हैं, जाइलम फ्लोएम के रूप में भी। अब स्क्लेरेट के बारे में पढ़ेंगे, स्क्लेरेट के बारे में, ठीक है। स्क्लेरेंकाइमा सेल होती है। तो ये हो गया क्या,
स्क्लेरेनकाइमा। तो कुल मिलाकर हम लोग 3 सेल्स पढ़े है ना, क्या क्या? सरल स्थायी ऊतक में 3 होती है, कौन कौन से? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा जीवित होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि पेरेनकाइमा सेल की दीवार पतली होती है, कोलेनकाइमा की मोटी होती है। पेरेनकाइमा सेल में सेलुलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति रहती है, जबकि कोलेनकाइमा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन का जमा हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाती है? सख्त हो जाती है। दोनों में क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, दोनों प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, तो कुछ कुछ अंतर है दोनों में। बाकी तो स्क्लेरेनकाइमा अलग ही है पूरा, ठीक है। तो स्क्लेरेनकाइमा 2 प्रकार के, एक फाइबर के रूप में रहती है और एक स्क्लेरेट के रूप में रहती है। कौन? स्क्लेरेनकाइमा जो है ना। तो ये हम लोग पढ़ लिए सिंपल परमानेंट टिश्यू या बोल सकते हैं सरल स्थायी ऊतकों के बारे में। अगला पढ़ना है हमें किसके बारे में कि जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं, तो उसके बारे में देखना। ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, है ना। पहले ही बता दिया कि यहाँ पर सेल और है ना, सेल अलग अलग टाइप के सेल है ऐसे, तो इसी से बने होते हैं। वे एक इकाई के रूप में एक साथ काम करते हैं। देखो अलग अलग सेल तो है लेकिन काम एक जैसा करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होती है देखते हैं। तो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है कौन सा? जाइलम, और दूसरा कौन सा होती है? फ्लोयम। तो जाइलम और फ्लोयम के बारे में जानते हैं हम लोग, और इसको हम लोग बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं जाइलम और फ्लोयम के बारे में कि क्या क्या होती है, अंतर लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो देखते हैं पहले हम लोग जाइलम और फ्लोयम में क्या है। तो ये जड़ों से तने और पत्तियों तक पानी और खनिजों के लिए एक संवाहक ऊतकों के रूप में कार्य करती है। कौन? जाइलम। जाइलम बोलते ही ये 2 शब्द आते हैं, कौन कौन से? पानी और खनिज। और पानी और खनिज मिलती है ना, कहाँ से मिलती है? मिट्टी से। और मिट्टी से मिलती है किसको मिलती है? रूट को मिलती है। और रूट किधर की ओर लेके जाती है? स्टेम या पौधे के अन्य भागों तक लेके जाती है। मतलब ये एक दिशी प्रवाह करती है, एक ही दिशा में एक दिशीय प्रवाह होता है किसका? इस खनिज लवणों का, मतलब खनिज का और पानी का। दूसरा, यह पौधे के हिस्सों को यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करती है। यांत्रिक शक्ति मतलब अब पौधों के अंदर में है ये, तो पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट तो देगा ही देगा, और ये सख्त भी रहते हैं, है ना, मतलब आसानी से टूटते नहीं है। और ये कितने प्रकार के तत्वों से मिलकर बने रहते हैं? 4 प्रकार के। तो जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेजल्स, और तीसरा क्या है? जाइलम फाइबर्स, और चौथा क्या है? जाइलम पेरेनकाइमा। तो 4 प्रकार के, है ना, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बनी है, लेकिन सबका काम क्या होता है? एक ही जैसे रहते हैं, इसीलिए एक ही ग्रुप में शामिल है। जैसे हम लोग यहाँ से देख भी सकते हैं पेरेनकाइमा सेल्स है, ट्रैकिड सेल्स हैं, ये सब चीज को देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जाइलम के बारे में और जानते हैं। ट्रैकिड सबके बारे में अलग अलग है। ट्रैकिड जो रहती है ऐसी दिखाई देती है, ये ट्रैकिड्स है ये दोनों, है ना। जबकि ये वाली क्या है? जाइलम की वेजल्स। और वेजल्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजियोस्पर्म का प्रमुख गुण होती है यही, मतलब आवृत्त बीजियों का प्रमुख गुण है, आवृत्त बीजियों में ही पाई जाती है, बीजियों का प्रमुख गुण। और आवृत्त बीजियों में भी देखा जाएगा ना, तो ये द्विबीजपत्री रूट में रहती है, द्विबीजपत्रियों में, पत्रियों के रूट एंड स्टेम दोनों में होती है, जबकि मोनोकॉट के रूट में नहीं रहती, ठीक है। जबकि मोनोकॉट के रूट में नहीं रहती, तो मोनोकॉट के किस में रहते हैं? मोनोकॉट के स्टेम में भी रहती है, स्टेम में प्रेजेंट, ठीक है। ट्रैकिड एंड वेजल्स, ट्रैकिड एंड वेजल्स, वेजल्स जो होती है आवृत्त बीजों का प्रमुख गुण है, मतलब ये आवृत्त बीजों में ही रहती है। मतलब इससे पहले ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म किसी में भी पढ़ लेंगे, वेजल्स एब्सेंट रहती है, सीधी सी बात है। तो जाइलम का वेजल्स जो है क्या रहती है? एब्सेंट रहती है यहाँ पर। तो रहती क्या है यहाँ पर? ट्रैकिड। तो वहां पर फिर पानी का संवहन वगैरह कौन करता होगा? तो वहां पर करती है ट्रैकिड्स, वेजल तो रहते नहीं है, ठीक है। देखिए ट्रैकिड के बारे में, ये लंबी ट्यूब की तरह मृत कोशिकाओं की तरह मोटी और लिग्निफाइड दीवारें और पतले सिरे होते हैं इसके। देखो जैसे देखो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ये इस टाइप का दिखाई देती है। ट्रैकेट्स पतले होते हैं, लंबे होते हैं, ट्यूब के जैसे रहेंगे। और पानी जो रहती है ऐसे कोहेसिव फोर्स के द्वारा आगे की ओर बढ़ते जाती है। प्रोटोप्लाज्मा इन सेलों में क्या रहती है? अनुपस्थित रहती है। चूंकि मृत हो गई तो प्रोटोप्लाज्मा क्या हो गया? अब्सेंट हो जाती है। कोशिका भित्ति की दीवार पर भीतरी परतों में मोटाई होती है जो रूप में भिन्न होती है। मतलब देखा जाए कि इसके अंदर में जो सेल वॉल रहते हैं वो उसमें क्या रहती है? अलग अलग मतलब मोटाई अलग अलग रहेगी और अलग अलग दिखाई भी देती है ना। यहाँ की जो सेल है जो कि डेड हो चुकी है। फूलों के पौधों में ट्रैकेट्स और वाहिकाएं मुख्य जल परिवहन तत्व होते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है
कि पुष्पी पौधों में पौधों में जल का परिवहन का बोला जाए ना, तो जल का परिवहन मेनली क्या इन्हीं के द्वारा ही होता है परिवहन, है ना। किसके किसके द्वारा होता है? ट्रैकेट्स के द्वारा होता है, ट्रैकेट एंड वेजल्स के द्वारा ही होती है। पुष्पी पौधों में वाटर का कंडक्शन ट्रैकेट एंड वेजल्स का होती है। यही दोनों मुख्य कोशिकाएं हैं या मुख्य ऊतक सिस्टम है जो क्या करती है? पानी को संवहन करती है, पानी का परिवहन करती है। और पानी का परिवहन हमेशा कहाँ से होगा? रूट से स्टेम की ओर एक ही दिशा में होती है परिवहन। ठीक है। वाहिकाएं वेजल्स, यह एक लंबी बेलनाकार ट्यूब जैसी संरचना है जो कई कोशिकाओं है ना पोत सदस्य के सदस्यों से बनी होती है, जिनमें से प्रत्येक में लिग्निफाइड दीवारें होती है और एक बड़ी केंद्र की गुहा होती है। देखो इसमें यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो ये छोटी 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 सब यूनिट से मिलकर बना था, ये मतलब पतली लंबी सकरी थी। लेकिन यहाँ वेजल्स में क्या होती है कि बड़ी एक केंद्र की गुहा होती है, मतलब बीचों बीच से। इसको हम लोग है ना ऐसे तोड़ के देखेंगे तो ऐसा टाइप का दिखाई, इसको हम लोग ऐसे लंबा है अभी, है ना ऐसे गोल सा। अभी हम लोग इसको इधर की ओर देखेंगे तो ऐसे बीच में क्या रहती है? केंद्र की गुहा, और पानी जो है उधर से ही संवहन होती रहती है। और यहाँ पर भी प्रोटोप्लाज्म क्या रहते हैं? अपसेंट, है ना। पोत के सदस्य अपनी सामान्य दीवारों मतलब पोत का मतलब छिद्र युक्त रहते हैं, छिद्र के सदस्य अपनी सामान्य दीवारों में छिद्रों के माध्यम से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। वाहिकाएं एंजियोस्पर्म की, इस पोत को हटाओ यहाँ पर, है ना, तो वेजल्स लिख सकते हैं, वेजल्स के सदस्य। वाहिकाएं एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है ना, तो वही बात को मैं लिखा था यहाँ पर, क्या कि वाहिकाएं जो होती है पुष्पी पौधों में, यहाँ पर आवृत्ति बीजियों का प्रमुख गुण है, लिखा था ना। वही वाली बात है कि वाहिकाएं एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है, एंजियोस्पर्म में ही पाई जाती है, दूसरे में नहीं रहती है। तो जिम्नोस्पर्म में वाहिकाओं की कमी होती है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि जिम्नोस्पर्म में वेजल्स नहीं रहते। बाकी और दूसरे भी रहते हैं, ट्रैकेट रहती है, लेकिन वेजल्स नहीं रहते। उसके अलावा स्यूटोबेल्यूमेंट्स भी नहीं रहते हैं ना। जब फ्लोएम आएगा फ्लोएम में जानेंगे। अभी जाइलम पढ़ रहे हैं तो जाइलम में जिम्नोस्पर्म में वाहिकाएं नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसको पूछते ही रहते हैं जिम्नोस्पर्म में क्या एब्सेंट होती है, तो जाइलम का कौन सा हिस्सा एब्सेंट रहता है? वाहिका वेजल्स। चूंकि ये एंजियोस्पर्म का गुण है तो बाकी में कहाँ से रहेगा? बाकी में तो रहेंगे ही नहीं वैसे भी। तो याद रखना जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है कौन? वाहिकाएं एब्सेंट होती है। ठीक है, अगर इसको अलग से हाईलाइटेड भी लिखे हुए भी रहते हैं, लिखे हुए भी होंगे। जाइलम फाइबर्स, उनके पास अत्यधिक मोटी दीवारें और केंद्रीय ल्यूमेन को मिटा दिया गया है। केंद्रीय ल्यूमेन को मिटा दिया गया मतलब यहाँ पर जो फाइबर रहते हैं ना उसके बीचों बीच में कोई ल्यूमेन नहीं है, कोई खाली जगह नहीं। और वे सेप्टेड या एसेप्टेड, सेप्टेड और एसेप्टेड का मतलब भाई देखो बिना सेप्टम के हैं तो ऐसे रहेंगे, और सेप्टम बन जाएंगे तो ऐसे ऐसे रहते हैं फाइबर्स। ये सेप्टेड वाले हैं, देखो यहाँ पर, ये देखो। और ये बिना सेप्टेड एसेप्टेड वाले जाइलम फाइबर्स रहते हैं। ठीक है, तो जाइलम फाइबर्स है ये पूरे, ये देखो। जाइलम पैरेनकाइमा, सेलुलोजिक सेल दीवारों के साथ में जीवित और पतली। देखो पैरेनकाइमा जहां पर भी आएगा ना, चाहे वो फ्लोएम पैरेनकाइमा हो चाहे वो जाइलम पैरेनकाइमा हो, उसके सेलुलोजिक होगी सेल की दीवार, और वो ना पतली रहती है। उसका जो मेम्ब्रेन रहता है ना यहाँ पर, मतलब बोला जाए कि सेल वाल जो रहता है ना वो क्या रहती है? पतली रहती है, क्योंकि वो जीवित सेल्स होती है। ठीक है, अब जीवित है तो भाई कभी न कभी तो इधर से इधर, इधर से इधर कुछ चीज को जरूरत पड़ेगी, तो पतली रहती है उसकी दीवार जो रहती है, मोटी नहीं रहती, है ना। वे खाद्य सामग्री स्टार्च, वसा और टेनिन जैसे अन्य पदार्थों को संग्रहित करते हैं। टेनिन वगैरह का भी संग्रहण करती है, स्टार्च का, वसा का। तो पानी का रेडियल चालन किरण पेरेनकाइमेटा कोशिकाओं द्वारा होता है। यह बात याद रखना कि जो रेडियल कंडक्शन होता है ना वाटर का, रेडियल कंडक्शन का मतलब विभिन्न त्रिज्याओं में, रेडियल कंडक्शन का मतलब त्रिज्याओं में, सभी त्रिज्याओं में जो चालन होती है पानी का, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियल कंडक्शन मतलब बोलते हैं। ऐसे रेडियल कंडक्शन करने का काम करती है कौन? तो ये करती है कौन? जाइलम पैरेनकाइमा सेल्स करती है, मतलब अपने सेलों के अंदर से होकर गुजारती है। पहले हम लोग सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पढ़ते थे जब हम लोग वो वाला चैप्टर पढ़ते थे, प्लांट वाटर रिलेशन वाला चैप्टर। हालांकि हटा दिया नीट वालों ने, तो पहले उसमें एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पढ़ते थे। तो एपोप्लास्ट का मतलब ऐसे दीवार दीवार से होता हुआ जाता था पानी, सिम्प्लास्ट का मतलब अंदर से जाता था, सेल के अंदर से। वो होता है ना खेत रहती, खेत खेत में हम लोग जो पार रहता है, या बोल सकते हैं ऊपर मेड़ जो रहता है उसके ऊपर में जब चलेंगे तब, और उसके अंदर से चलेंगे तब। तो दो तरीका से यहाँ पर सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट बोलते थे उसको। तो पानी का त्रिज्य संवहन जो होती है ना, उसमें कौन हेल्प करते हैं? जाइलम पैरेनकाइमा जो रहती है ना, हेल्प करती है, क्योंकि बाहर की ओर सेल है, इसको फोटोसिंथेसिस भी करना है ना, खाद्य सामग्री भी बनाना है, तो बहुत सारा काम करती है जाइलम।
है ना। प्राथमिक जाइलम दो प्रकार का होता है, प्रोटोजाइलम पहला गठित प्राथमिक जाइलम, मेटाजाइलम बाद में गठित जाइलम, है ना। तो देख सकते हैं ये वर्ड यूज होगा अभी आगे चल के। तो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम को जानते हैं यहाँ पर। प्रोटोजाइलम क्या है? तो प्रोटोजाइलम का मतलब है पहले बनने वाले, जो शुरुआती स्टेज जब रहती है प्लांट की, तो पहले जो बन जाती है ना, पहले बनने वाले जाइलम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोजाइलम। जबकि बाद में जो बनती है ना, वो क्या है? मेटाजाइलम। ये क्या है? बाद में बनने वाली जाइलम है ये। ठीक है, ये भी क्या है? जाइलम। तो प्रोटो और है ना मेटा का मतलब, प्रोटो मतलब पहले और मेटा मतलब क्या है? बाद में बनने वाले जाइलम। दो प्रकार के होते हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, जो रहते हैं बाद में बनते हैं। जैसे छोटे 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 दिखाई दे होंगे तो प्रोटोजाइलम्स होते हैं, जबकि बड़े वाले लोग क्या है? मेटाजाइलम्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे देखें, तनों में प्रोटोजाइलम केंद्र, है ना, ये भी जानते हैं। एंडार्क और एक्सार्क कंडीशन को यहाँ पर जान लेते हैं, ताकि हम ये वहां पर जब पढ़ेंगे तो हमें समझ रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। एंडार्क और एक्सार्क जो रहती है, पहले बात तो ना वो किसमें रहती है? एंडार्क, वो बात है ना जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, वही बात इंपॉर्टेंट है। एंडार्क, एंडार्च बोलते हैं या एंडार्क कंडीशन। एंडार्क का मतलब ये है कि यहाँ पर एंडार्क अंदर बोल रहा है ना, तो प्रोटोजाइलम कहाँ पर रहेंगे? अंदर में। और जबकि परिधि की ओर रहेंगे मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम ये पिथ है, पिथ अंदर में, सबसे अंदर में पिथ रहती है, पिथ सबसे अंदर में, देखो ये पिथ है। उसके जस्ट पहले वाले, यहाँ पर वाले लोग यदि प्रोटोजाइलम है ना, पिथ की तरफ वाले, है ना, क्योंकि ये रूट है, स्टेम को देखो, ये पिथ है, पिथ। तो पिथ में देखो ये प्रोटोजाइलम है ये वाली, तो पिथ की ओर रहती है प्रोटोजाइलम। पी से पिथ याद रखना, पी से प्रोटोजाइलम याद रखना, और स्टेम पीपीएस से याद रखना स्टेम में। जब प्रोटोजाइलम अंदर होते हैं और मेटाजाइलम बाहर होते हैं ना, तो अंदर प्रोटोजाइलम को याद रखना, प्रोटोजाइलम जहां है ना उसके हिसाब से उसका नाम है। तो प्रोटोजाइलम अंदर है तो एंडार्क कंडीशन, प्रोटोजाइलम अंदर तो एंडार्क कंडीशन। और एंडार्क होता है किसमें? स्टेम में। स्टेम का मतलब तना। तो तना में प्रोटोजाइलम की स्थिति कहाँ है? पिथ की ओर है, मतलब प्रोटोजाइलम पिथ की ओर है, जो कि मेटाजाइलम बाहर की ओर है। और किसमें है? स्टेम में। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग एंडार्क बोलते हैं। जबकि एक्सार्क का मीनिंग जस्ट रिवर्स है, क्या कि इसमें पिथ यहाँ पर है, ये पिथ है ना, पिथ में मेटाजाइलम जो रहेगा ना, वो क्या रहेगा? पिथ की ओर। जबकि है ना यहाँ पर मेटाजाइलम पिथ की ओर है, और जबकि प्रोटोजाइलम कहाँ है? बाहर की ओर है। तो ऐसे कंडीशन ये बाहर की ओर, मतलब प्रोटोजाइलम की स्थिति में कोई देखना है। प्रोटोजाइलम बाहर, बाहर मतलब क्या? एक्सार्क, एक्सार्क है। और एक्सार्क होती किसमें? रूट में। तो प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर दो प्रकार के हैं ये, एंडार्क और एक्सार्क कंडीशन होती है वेस्कुलर बंडल्स में, मतलब जाइलम और फ्लोएम की स्थिति के आधार पर। तो हमेशा याद रखना, स्टेम में जो रहती पीपीएस से याद रखना, प्रोटोजाइलम पिथ की ओर है ना, तो एस पीपीएस प्रोटोजाइलम पिथ की ओर। तो क्या किसमें? स्टेम में। पीपीएस प्रोटोजाइलम पिथ की ओर, तो है ना स्टेम में। मतलब प्रोटोजार्क कैसा है? एक्सार्क की एंडार्क? तो एंडार्क अंदर की ओर है, इसलिए पिथ की ओर जब भी प्रोटोजाइलम होंगे तो एंडार्क कंडीशन है। जबकि प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होंगे तो एक्सार्क कंडीशन। तो एक्सार्क कंडीशन किसमें होती है? रूट में। तो एंडार्क और एक्सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एंडार्क का मतलब क्या है? स्टेम। और जबकि क्या है ये? एक्सार्क का मतलब क्या है? रूट में होती है ना, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की स्थिति। इसके बाद और देखते हैं, अगला है फ्लोएम। फ्लोएम को हम लोग बास्ट बोलते हैं या रेसे भी बोलते हैं। यह खाद्य पदार्थों को पत्तियों से अन्य भागों में ले जाने का काम करता है ना। क्योंकि देखो फ्लोएम को हम जानते हैं, बचपन से देखते भी, है ना, सुनते भी आ रहे हैं कि फ्लोएम जो रहती है खाद्य पदार्थों या भोजन को क्या करती है? भोजन को, भोजन का बहुदिशी प्रवाह करती है। बहुदिशी मतलब बोल सकते हैं ये सोर्स से लेकर सिंक तक लेके जाती है। सिंक मतलब जहाँ पर इकट्ठा करना है, और सिंक से वापस सोर्स तक ला सकती है ना। और कई जगह लेके जाती रहती, पत्तियों में, फलों में, फ्रूट में। तो ये सब काम किसका रहता है? फ्लोएम का। तो भोज्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों को, है ना, पत्तियों से या पौधे के अन्य भागों तक लेके जाने का काम किसका रहता है? फ्लोएम का रहता है। देखते हैं, फ्लोएम में एंजियोस्पर्म में फ्लोएम छलनी ट्यूब तत्वों, मतलब सीट्यूब एलिमेंट्स, और दूसरा होता है कंपेनियन सेल्स होती है, और फ्लोएम पेरेन्काइमा, और क्या रहता है? फ्लोएम फाइबर, चार चीजों से मिलकर बना रहता है ना। इसको बोलते हैं कंपेनियन सेल, सखी को सिखाएं, है ना, सखी कंपेनियन सेल्स हैं।
ये क्या है, स्यूटूब सेल्स। और स्यूटूब सेल की खास बात क्या होती है जानते हैं, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहती है। न्यूक्लियस एब्सेंट, इसको हम पढ़े थे कि न्यूक्लियस नहीं होती इन सेलों में, स्यूटूब एलिमेंट्स में न्यूक्लियस नहीं रहती, बाकी सब सेल में क्या रहती है, न्यूक्लियस रहती है। फ्लोएम फाइबर्स इन 4 चीजों से बना है, देखो जाइलम भी 4 चीजों से बना था, ये भी 4 चीजों से बना है। तो जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं और चलनी नलिका कोशिका होती है, उसमें चलनी ट्यूब और साथी कोशिकाओं की कमी होती है। देखो जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं और छलनी कोशिकाएं होती है, उसमें चलनी ट्यूब और साथी कोशिकाओं की कमी होती है। देखो इसमें क्या रहती है, यहाँ पर ये वाली चीज प्रेजेंट है, एल्ब्यूमिनस सेल होते हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं ना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है ना ये वाला, इसको हटाना, CO2 एलिमेंट्स नहीं, कंपेनियन सेल एब्सेंट रहते हैं, कंपेनियन सेल एब्सेंट किसमें, जिम्नोस्पर्म में। तो कंपेनियन सेल किसका भाग है बताओ, चलो फ्लोएम का। किसका है, फ्लोएम का। जबकि हम जाइलम के बारे में बात करेंगे तो वेजल्स एब्सेंट रहती है, वेजल्स एब्सेंट है ना। तो ये वेजल्स है क्या, तो जाइलम। तो कुल मिलाकर ऐसे पूछा गया था उसको कि जिम्नोस्पर्म में कौन से पेयर अनुपस्थित होते हैं, पूछा था, है ना। तो उसने पेयर दिया था, स्यूटोब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, वेजल्स, वेजल, ट्रैकिड, ऐसा सब ऑप्शन में दिए थे। तो याद रखना, फ्लोएम में से कंपेनियन सेल नहीं है और जाइलम में से वेजल्स नहीं होते, किसमें, जिम्नोस्पर्म में। बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं, इसको याद रख लेना, ठीक है। देखो फ्लोएम में देख सकते हैं, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है और CO2 एलिमेंट्स है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, दूसरा CO2 एलिमेंट्स ये वाली, है ना। तीसरा कंपेनियन सेल्स है, जो CO2 के साथ में ही रहती है, क्यों, क्योंकि भाई कंपेनियन सेल जो रहती है इसको ना क्या करती है, डायरेक्शन देगी, क्योंकि उसके पास में न्यूक्लियस नहीं रहता है। CO2 एलिमेंट्स के पास में न्यूक्लियस नहीं है, तो कंपेनियन सेल उसकी क्या करती है, रक्षा करती है, या बोला जाए कि उसकी सहायता करती है, तभी तो सखी कोशिका है उसकी, ठीक है। CO2 एलिमेंट्स एंड फ्लोएम फाइबर्स भी होते हैं, एक और चौथा नंबर फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स ये भी होती है, ठीक है। तो याद रखते हैं इसमें फ्लोएम फाइबर्स में। चलनी ट्यूब तत्व मतलब चलनी नलिका तत्व, ये लंबी ट्यूब जैसे से रहता है, जो अंदर रूप से व्यवस्थित होती है और सखी कोशिकाओं से जुड़ी हुई रहती है, सीधी सी बात है। चलनी प्लेटों को बनाने के लिए उनकी अंतिम दीवारों को छिद्रित किया जाता है, मतलब देखो इसमें क्या रहते हैं, भोजन का ट्रांसपोर्ट होना है, इसीलिए यहाँ पर पोर्स रहते हैं, छिद्र रहते हैं, तभी तो इधर से उधर ट्रांसफर हो पाएगा। एक परिपक्व चलनी नलिका तत्व में एक परिधि साइटोप्लाज्म और एक बड़ा रिक्तिका होता है, लेकिन इनमें नाभिक की कमी होती है, मतलब बोला जाए कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहती है, बाकी सब चीज रहते हैं इसमें, लेकिन केंद्रक जो रहती है क्या रहती है, केंद्रक एब्सेंट रहती है। ये बात जानते हैं CO2 एलिमेंट्स के लिए। CO2 एलिमेंट्स के कार्यों को साथी कोशिकाओं के नाभिक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वही बात बोला कि जो यहाँ पर कंपेनियन सेल है, इस कंपेनियन सेल में रहने वाले जो केंद्रक रहेंगे वही क्या करेंगे, इसके कार्यों को कंट्रोल करते हैं, CO2 एलिमेंट्स के चालनी नलिका तत्वों के, ठीक है। इसके आगे देखें, पहले गठित प्राथमिक फ्लोएम प्रोटोफ्लोएम में संकीर्ण छलनी ट्यूब होते हैं, बाद में गठित फ्लोएम मेटाफ्लोएम में बड़ी छलनी ट्यूब्स होते हैं। मतलब देखा जाए कि देखो जो पहले बन गई रहती है उसमें छोटे छोटे क्या रहेंगे, एक छलनी ट्यूब का मतलब होता है पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे मतलब ये ट्यूब है, ट्यूब में से जालीनुमा संरचना रहेगी छन्नी के जैसा। बाद में गठित फ्लोएम में तो बड़ी होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि वो ब्रॉड भी रहती है, चौड़ी रहती है। कार्य इसका क्या है, तो पत्तियों से खाद्य पदार्थों का चालन करना। तो फ्लोएम में भी देखो हम जानते हैं कि फ्लोएम जो रहती है भोज्य पदार्थों को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है एक दूसरे से दूसरे जगह में, एक से दूसरे जगह में, लेकिन उसमें से भी कौन करती है, तो CO2 एलिमेंट्स करते हैं। चालनी नलिका तत्वों के द्वारा भोजन का क्या होता है, परिवहन। और भोजन हमेशा ना किसके फॉर्म में होती है पता है, सुक्रोज के फॉर्म में होती है, मतलब सुक्रोज पहले बनती है, फिर उसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, फिर बाद में स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज हो जाती है, बनी रहती ग्लूकोज के फॉर्म में, बदलती किसमें है, सुक्रोज में, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है, और उसको ले जाने का काम कौन करता है, चालनी नलिका तत्व करते हैं, ठीक है। चलनी ट्यूब तत्वों से जुड़ी विशेष तौर पर पेरेन्काइमा कोशिकाएं, चलनी ट्यूब तत्व और साथी कोशिकाएं उनकी सामान्य अनुदैर्घ्य दीवारों के बीच में मौजूद गड्ढे वाले क्षेत्र से जुड़ी होती है। कार्य चलनी ट्यूब में दबाव ढाल बनाए रखने के लिए। देखो मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, है ना, कि जो साथी कोशिकाएं होंगी ऐसे रहेंगी, ऐसे व्यवस्थित रहेंगी कि उसका ढलान जो है ना हमेशा बना रहे, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आता रहे, ऐसे आए एलिमेंट्स या भोज्य पदार्थ ऐसे ट्रांसपोर्ट हो, तो उसमें कोई प्रकार का ना प्रेशर या कोई भी ग्रेडियंट्स वगैरह की बनाने की जरूरत ना पड़े, वैसे टाइप का अरेंजमेंट रहता है इनका। जैसे यहाँ हम देख भी सकते हैं, ये CO2 पोर्स है, CO2 एलिमेंट्स में ही जो पोर्स बनी हुई है वो है। फ्लोएम वाला पूरा हिस्सा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा बाहर की ओर में रहती है, ग्रीन कलर की भी रहती है वो फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। कंपेनियन सेल देखो CO2 एलिमेंट से जस्ट जुड़ा हुआ है,
तो ये तीनों सेल इंपॉर्टेंट है, तीनों सेल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के कार्यों में मदद भी करते हैं, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये लंबी पतली बेलनाकार कोशिकाएं से बनी होती है। देखो जहां पर भी पैरेन्काइमा आता है ना, उसकी दीवार क्या रहती है पता है, पतली रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें सघन प्रोटोप्लाज्म भरे हुए रहते हैं, केंद्रक रहते हैं, कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, उनमें गड्ढे होते हैं, इनके माध्यम से कोशिकाओं के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन वगैरह भी मौजूद होते हैं। इसमें अधिकांश मोनोकॉट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा अनुपस्थित होते हैं। देखो ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा वाली बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं किसमें? मोनोकॉट्स में, अधिकांश मोनोकॉट्स में अनुपस्थित होती हैं। कार्य, यह खाद्य सामग्री और अन्य पदार्थों जैसे रेजिन, लेटेक्स और श्लेष्मा को संग्रहित करता है। मतलब इसका काम क्या होता है, चूंकि देखो ये जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा जीवित सेल है, जीवित सेल, इसमें क्लोरोप्लास्ट रहती है, और क्लोरोप्लास्ट है तो प्रकाश संश्लेषण कर रही है, और प्रकाश संश्लेषण करेगी तो पदार्थों को बनाएगी और स्त्रवण वगैरह करेगी, यानी सिक्रीशन करने का काम करेगी। तो सिक्रीशन में रेजिन, लेटेक्स वगैरह और श्लेष्मा इन सबको संग्रहित करती है, सिक्रीशन भी करते रहती है फ्लोएम पैरेन्काइमा। याद रखना मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं। इससे पहले हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, ब्रैकेट्स के बारे में। हाँ, इसमें मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट होती है, डाइकॉट स्टेम में एब्सेंट। इसमें मोनोकॉट के स्टेम में प्रेजेंट रहती है। और हाँ ठीक है, ये समझ गए हम लोग फ्लोएम पैरेन्काइमा है ना, ये सब चीज जान गए। इसमें क्या रहती है पैरेन्काइमा में, फ्लोएम वाले भाग में, मोनोकॉट्स के फ्लोएम पैरेन्काइमा में एब्सेंट रहती है। कौन? फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। अगला है स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से बनी होती है, फ्लोएम फाइबर्स मतलब है ना, आमतौर पर स्क्लेरेनकाइमा से बनी है, मतलब हिमवृत्त वाली रहेंगी है ना। आमतौर पर प्राथमिक फ्लोएम में अनुपस्थित रहती है, प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट रहती है फ्लोएम फाइबर्स। तो सेकेंडरी फ्लोएम जब बनते हैं तो उसमें बनती है ये लंबी अशाखित होती है और न्यूक्लियस सुई की तरह की एपिक्स होती है। कोशिका भित्ति काफी मोटी होती है, चूंकि स्क्लेरेनकाइमा मृत कोशिका मतलब कोशिका भित्ति क्या रहेगी, मोटी। परिपक्वता पर ये फाइबर प्रोटोप्लाज्म को खो देते हैं और मृत हो जाते हैं। जूट, सन, पटसन और भांग के फ्लोएम फाइबर्स का व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है। कार्य, नरम ऊतकों के लिए यांत्रिक सहारा प्रदान करना, मतलब जो ऊतक अभी है ना नम रहते हैं, यानी कि जो जो यंग लीफ वगैरह है या यंग स्टेम वगैरह है उनको सपोर्ट देने का काम करती है। और इनसे फ्लोएम फाइबर से ऐसे जूट, पटसन से ऐसे रेसे बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं, मतलब ये है ना रस्सी बनती है, मजबूत वाली रस्सी बनती है इसी से। फिर और इसका है ना, इसको संशोधित करके और अच्छे क्वालिटी का फाइबर्स बनाया जाता है। तो फाइबर्स मिलती है कहाँ से? जूट, सन, अरे भांग के फ्लोएम फाइबर से मिलकर ही बनती है, ठीक है। तो ये बात है। ओवरऑल देखा जाए कि प्लांट टिश्यू में ये है कि प्लांट टिश्यू में दो टाइप के ऊतक होते हैं विभाजन के आधार पर, मेरिस्टेमेटिक होते हैं, दूसरा स्थायी ऊतक होते हैं। मेरिस्टेम में तीन होते हैं, पैकल मेरिस्टेम, इंटरकलर मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम होती है। और इसमें क्योंकि विभाजन की क्षमता है तो विभाजित लगातार होते रहती है। और मेरिस्टेम में एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक रूट एपिकल मेरिस्टेम, एक सूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है। स्थायी ऊतकों में बात करें हम लोग एक सरल टाइप के, सरल में पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा देखें, और जटिल स्थायी ऊतक में जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। तो इसका हमें बेसिक को जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग एनाटॉमी जब भी पढ़ते हैं तो किससे मिलकर बनी है स्टार्टिंग स्टेज में, है ना, क्या चीज ऐसा रहती है प्लांट्स के अंदर में जो इन उनके स्ट्रक्चर को या इंटरनल स्ट्रक्चर को बना के रखती है, उसको हमें समझना रहता है। हालांकि ये जो चैप्टर है वो टिश्यू से शुरू होता है, टिश्यू से मतलब इसके बाद में टिश्यू सिस्टम से चालू होता है वो चैप्टर, ठीक है। टिश्यू सिस्टम, फिर उसके बाद में जितने भी हम लोग उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में काट पढ़ेंगे वो आती है, और उसके बाद में फिर लीफ के मतलब मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ, और मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, ये चारों के बारे में हमें पढ़ना है। और चूंकि एक और टॉपिक आती है उसमें कौन सा, सेकेंडरी ग्रोथ, उसको तो रिमूव कर दिए हैं तो उसको अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा पूरा। तो है ना, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से यदि पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। न्यूडजोन KWD को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि इन सब चीज़ को जो है फ्री में देख सकें, ठीक है। थैंक यू।